हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है भारत के इतिहास की, जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे थे। मध्यकालीन भारत में हमारा जो यूनिट था उसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश को हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा खिलजी वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर जो दूसरा वंश शासन करता है वो होता है खिलजी वंश। अब देखिए, खिलजी वंश की शुरुआत कैसे होती है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है समुद्दीन कैमुर्स। समुद्दीन कैमुर्स की हत्या कौन कर देता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कर देता है। ठीक है, अब देखिए, जो समुद्दीन कैमुर्स होता है वो छोटी उम्र में बैठता है। ठीक है, केवल 3 वर्ष की अवस्था में वो क्या होता है, गद्दी पर बैठा होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही उसकी हत्या कौन कर देता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कर देता है। अब जो जलालुद्दीन खिलजी होता है उसके पास सारी शक्तियां आ जाती है राजा की, तो वो एक नए वंश की यहाँ पर शुरुआत करता है, जिसको हम लोग जानते हैं खिलजी वंश। अब देखिए, जो ये खिलजी वंश है, खिलजी वंश को ही खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इसको खिलजी क्रांति किसने बोला था? ये बोला था मोहम्मद हबीब, एक इतिहासकार हुआ करते थे। उन्होंने खिलजी वंश को खिलजी क्रांति की संज्ञा दी थी। अब जैसे मैंने बात करी, खिलजी वंश के संस्थापक जो थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जिन्होंने क्या करा, गुलाम वंश के अंतिम शासक समुद्दीन कैमुर्स की हत्या कर दी और यहाँ पर खिलजी वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, अब दिल्ली पर क्या हो गया, खिलजी वंश की स्थापना हो गई। तो देखिए, पहला राजवंश जिसने दक्षिण भारत को जीता था। खिलजी वंश ऐसा राजवंश था जिसने क्या करा था, दक्षिण भारत को जीता था। ठीक है, उस टाइम पर आपको पता होगा दक्षिण भारत पर कई बड़े बड़े जैसे वंश हुआ करते थे। यादव वंश है, ठीक है, देवगिरी है। तो यहाँ पर बड़े बड़े वंशों का शासन चल रहा होता है। तो खिलजी वंश ऐसा वंश था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग जितने भी वीडियोस मैंने पहले कराई है और ये वीडियो भी है, तो हम लोग इसमें कंप्लीट नोट्स, जितने भी मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सब क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे 2-3 किताबों को एनालिसिस करके बनाए गए नोट्स हैं, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जो क्वेश्चन छूट जाता है, जो टॉपिक छूट जाता है, उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने इसमें सारे जितने भी टॉपिक हैं उसको कवर करने की कोशिश करी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? किलो खरी को बनाई थी। ठीक है, किलो खरी को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। अब देखिए, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था ये दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा सुल्तान हुआ करता था। ठीक है, अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा सुल्तान कौन था, तो ये होता था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन करा था। ठीक है, गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक। ठीक है, 5 वंशों ने शासन करा। इन 5 वंशों में से सबसे बूढ़ा जो सुल्तान हुआ करता था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हुआ करता था। ठीक है, जो 80 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था, लगभग 80 वर्ष का था तब वो गद्दी पर बैठा था। अब बात करें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, तो इनका एक भतीजा हुआ करता था। ठीक है, इनका एक भतीजा हुआ करता था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी को शॉर्ट में AK करके डिनोट करूंगा। ठीक है, जहाँ पर आपको AK लिखूंगा आप लोग समझ जाना कि ये अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, तो जो इनका भतीजा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी, कुछ टाइम बाद जैसे ये बड़ा होता है तो ये अपनी पुत्री की शादी किससे कर देता है? अपने ही भतीजे से कर देता है। अब देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो इसका क्या बन गया? दामाद भी बन गया। भतीजा ऑलरेडी था, अब दामाद भी बन गया। ठीक है, अब देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो इनका लालन पालन, जो भी पालन पोषण होता है वो कौन करता है? इसका चाचा मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है। अब जैसे ये बड़ा हुआ तो उसने अपनी बेटी की शादी इससे करा दी, अब ये इसका दामाद बन गया। ठीक है, देखिए, पहले हम बात करेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। तो दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था जो कभी गद्दी पर नहीं बैठा था, मतलब ये सिंहासन पर कभी बैठा ही नहीं था, ये हमेशा जमीन पर बैठता था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने कभी गद्दी पर नहीं बैठा, सिंहासन पर नहीं बैठा? तो ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये हमेशा नीचे बैठा करता था क्योंकि ये गुलाम हुआ करता था ना। गुलाम वंश के जितने भी राजा हुए, बलबन है, तो उनके ये गुलाम हुआ करते थे, मतलब उनके दरबार में ये कार्य करते थे, तो ये कभी गद्दी पर नहीं बैठे थे। तो देखिए, जो इनका भतीजा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी, तो ये क्या कर देता है, 1296 ईस्वी में क्या कर देता है,
अपने चाचा यानी अपने ससुर की हत्या कर देता है। अब हत्या क्यों कर देता है, इस पर एक स्टोरी है, उसको मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। अब लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, सर्वप्रथम 1296 ईस्वी में, ठीक है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी बड़ा होता है तो ये काफ़ी प्रतापी शासक हुआ, ठीक है। ये काफ़ी प्रतापी शासक हुआ जिसने काफ़ी सारे अभियान करे, काफ़ी सारे अभियानों को जीता भी था। तो 1296 का जो इसका अभियान हुआ, जिसको हम लोग देवगिरी का अभियान भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1296 ईस्वी में इसने क्या करा, देवगिरी नामक एक राज्य हुआ करता था, वहाँ पर यादव वंश चल रहा होता था। अब यहाँ पर जैसा कि आप लोग मैप देख रहे होंगे, तो ये एक बार मैप को मैं वो कर देता हूँ, ये हमारा मैप है, ठीक है। ये गुजरात वाला एरिया आ गया, ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ठीक है। इस तरीके का जो ये भारत का मैप है, इस पे यहाँ पर जो महाराष्ट्र और कर्नाटका वाला एरिया था, यहाँ पर क्या चल रहा था, यादव वंश चल रहा था, ठीक है। यादव वंश चल रहा था। यादव वंश का जो उस टाइम पे राजा हुआ करता था, वो हुआ करता था राजा रामचंद्र राय। कौन हुआ करता था, रामचंद्र राय उस टाइम पे यादव वंश का राजा हुआ करता था देवगिरी पर, ठीक है। यादव वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी देवगिरी, ठीक है। अब देखिए, देवगिरी पर यादव वंश चल रहा है और यहाँ का राजा कौन है, रामचंद्र है। अब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में क्या कर देता है, देवगिरी पर अभियान कर देता है, ठीक है। अब जैसे देवगिरी पर अभियान करा, वहाँ का जो उस टाइम पर राजा हुआ करता था वो इससे हार जाता है, ठीक है। राजा रामचंद्र क्या हो जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी से हार जाते हैं। अब जैसे हार जाते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक संधि होती है। किस किस के बीच में, राजा रामचंद्र और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में एक संधि होती है। अब इस संधि में होता क्या है कि राजा रामचंद्र की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है छत्रपाली। क्या नाम होता है, छत्रपाली इनका नाम होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि अपनी पुत्री छत्रपाली का विवाह मेरे से कर दो तो मैं आपको बख्श दूंगा, यानी आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो राजा रामचंद्र राय जो होते हैं ये मान जाते हैं और अपनी पुत्री छत्रपाली का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसका अभियान होता है 1296 का, ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देवगिरी का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने कब करा था, ये क्वेश्चन बनता है, तो आपको कर देना 1296 ईस्वी में। वहाँ पर कौन सा वंश चल रहा था, यादव वंश चल रहा था। राजा कौन था, रामचंद्र राय था, ठीक है। अब देखिए, इनका विवाह हो जाता है। अब आपको एक चीज़ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद करना है कि ये भोगविलासी राजा था, ठीक है। ये भोगविलास में काफ़ी लीन रहता था, मतलब इसको मतलब एक तरीके से बोले तो इसको मतलब शादियाँ करना बहुत पसंद था। ये बहुत सारी जितनी भी औरतें होती थी, जितनी भी उस टाइम पे खूबसूरत रानियाँ होती थी, राजकुमारियाँ होती थी, जो भी इसको पसंद आ जाती थी ये उससे विवाह कर लेता था, उसके लिए अपनी जान भी दे देता था, मतलब कहीं पर भी ये अटैक कर देता था, ठीक है, अभियान कर देता था। तो इस तरीके का ये भोगविलास वाला राजा था, आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर ये यादव वंश में जो रामचंद्र थे इनको हराने के बाद, देवगिरी का अभियान करने के बाद जब यहाँ पर ये जीत जाता है तो पिता के संधि के कारण छत्रपाली को विवाह करना पड़ता है मजबूरन अलाउद्दीन खिलजी से। जैसे अलाउद्दीन खिलजी से विवाह करके वापस अपने दिल्ली सल्तनत लौटता है तो वहाँ पर जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यानी इसका चाचा और जो ससुर था उसका शासन चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो लोग उसको भड़काने लगते हैं कि देखिए, आपका जो दामाद है या फिर आपका भतीजा है वो तो अब बहुत बड़ा राजा बन चुका है, ठीक है, बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, उसने देवगिरी जीत लिया, अब तो वो आपको भी कभी ना कभी आपको भी मार देगा, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली बन चुका है कि कभी भी आपकी गद्दी छीन सकता है, आपको मार सकता है। इस तरीके से उसके मंत्री लोग या फिर जो भी लोग थे वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को भड़काते हैं। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तो था बुढ़ा आदमी, ठीक है, 80+ उसकी एज हो गई थी। तो अब उसका भी दिमाग काम करने नहीं लगता, वो भी सोचता है कि यार एक तो मैं बुढ़ा हूँ, कभी आके मेरे को मार भी देगा। तो वो क्या करता है, अपने दामाद को ही मारने के लिए एक तरकीब बनाता है, ठीक है, अपने दामाद को मारने के लिए तरकीब बनाता है। तो वो तरकीब बनाने के पश्चात उसको मिलने के लिए बुलाता है, ठीक है, अपने दामाद यानी अलाउद्दीन खिलजी को मिलने के लिए बुलाता है। अब बुलाता कहाँ है, एक कड़ा मनिकपुर नामक एक जगह होती है इलाहाबाद में, ठीक है, यूपी के इलाहाबाद में कड़ा मनिकपुर नामक एक जगह होती है। तो यहाँ कड़ा मनिकपुर नामक जगह पर ये क्या करता है, अपने दामाद को बुलाता है। अब जो अलाउद्दीन खिलजी था वो तो महान शासक था ही, उसको पता चल जाता है कि मतलब ये मेरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ, मेरे को मतलब कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, उसको कहीं सूत्रों से पता चल जाता है। तो वो भी बड़े अपने हथियार बंद होके चले जाता है उससे मिलने।
तो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो जो अलाउद्दीन इसका चाचा होता है, दामाद मतलब ससुर होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो वो क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी पर अटैक कर देता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पर अटैक कर देता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहले से ही तत्पर था, तैयार था, तो अपने दामाद मतलब अपने ससुर की ही हत्या कर देता है वहाँ पर। ठीक है, खुद को बचा लेता है और उसको मार देता है। तो इस तरीके से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या हो जाती है उसी के दामाद, उसी के भतीजे के हाथों। अब देखिए उसकी हत्या तो होगी, अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा? अलाउद्दीन खिलजी बैठेगा। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो देखिए अब अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है, गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, 1296 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है। जिस साल इसने देवगिरी का अभियान करा, देवगिरी का अभियान इसने जीता और अपने ससुर यानी अपने चाचा की हत्या करके ये क्या हो जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो इसके बचपन का नाम क्या था? अली गुरसाब था। ठीक है, इसको बचपन में अली गुरसाब के नाम से जाना जाता है, बाद में अपना नाम अलाउद्दीन खिलजी रख लेता है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के पास कुछ उपाधियां भी थी, जिनमें एक इसकी उपाधि थी सिकंदर ए सानी की। ठीक है, कौन सी उपाधि थी? सिकंदर ए सानी की इसके पास उपाधि थी। सिकंदर ए सानी का मतलब होता था द्वितीय सिकंदर। ठीक है, द्वितीय सिकंदर इसको बोला जाता था, क्योंकि ये सिकंदर की तरह ही काफ़ी शक्तिशाली राजा हुआ करता था। इसने जितने भी अभियान करे थे, इसका एक भी अभियान विफल नहीं होता है। ठीक है, सारे अभियान ये जीतता है, इसीलिए इसको सिकंदर ए सानी की उपाधि मिली थी। अब देखिए अली गुरसाब इसके बचपन का नाम था। जब इसका जन्म होता है तो जन्म के समय ही इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण इसका लालन पालन इसका चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब 1296 ईस्वी में इसने क्या करा? देवगिरी का अभियान करा। ठीक है, देवगिरी के अभियान के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई। देखिए उसके बाद क्या होता है, जलाली सरदारों को इसने नियुक्त करा। अब देखिए जलाली सरदारों के बारे में बात करें तो जलाली सरदार क्या हुआ करते थे, जो पहले से फिरोज खिलजी के गुलाम सरदार हुआ करते थे, जिनको जलाली सरदार कहा गया। ठीक है, ऐसे सरदार जो पहले से ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के क्या हुआ करते थे, गुलाम सरदार हुआ करते थे, उनको जलाली सरदार कहा गया। तो इसने उनकी क्या करती, नियुक्ति कर दी। ठीक है, और इसने क्या करा, 5 लाख सैनिक बनाए। ठीक है, इसने केंद्रीय सेना का गठन करा, जिसमें 5 लाख सैनिक इसने क्या करे, भर्ती करे। ठीक है, इसके बाद ही इसने स्थायी सेना भी करा, जिसमें घोड़ा दागने की प्रथा इसने चलाई, सैनिकों का हुलिया लिखना। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने करी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, दिल्ली सल्तनत का निरक्षर सुल्तान इसको कहा जाता है। ठीक है, एकमात्र ऐसा सुल्तान है, इसके बाद एक और शासक भी आएंगे, उसको बाद में बताएंगे। पहला ऐसा सुल्तान है जो दिल्ली का निरक्षर सुल्तान हुआ करता था, ये बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हुआ करता था। ठीक है, निरक्षर सुल्तान था जो दिल्ली सल्तनत पर बैठा था। और इसने नगद वेतन भी स्टार्ट करा। ठीक है, देवगिरी अभियान जीतने के बाद इसने नगद वेतन, जितने भी इसकी स्थायी सेना होती थी, जितने भी सैनिक उसमें होते थे, उनको नगद वेतन देना इसने स्टार्ट करा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ अन्य फैक्ट हैं, इनको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके अभियानों को देखेंगे। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो इसने 1299 ईस्वी में क्या करा था, गुजरात विजय अभियान करा था। अब देखिए इसने गुजरात पर भी अभियान करा था, कब करा था, 1299 ईस्वी में। ठीक है, 1299 ईस्वी में इसने गुजरात पर अभियान करा। तो गुजरात पर अभियान करने के दौरान देखिए वहाँ का जो राजा हुआ करता था, राजा कर्ण हुआ करता था। ठीक है, राजा कर्ण क्या हुआ करता था, गुजरात का राजा हुआ करता था जब इसने वहाँ पर अभियान करा था। ठीक है, कब करा था, 1299 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए जो राजा कर्ण हुआ करते थे, उनकी एक पत्नी हुआ करती थी कमलाबाई। ठीक है, कमलाबाई उनकी पत्नी हुआ करती थी। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो अलाउद्दीन खिलजी था ये एक भोगविलासी राजा था, जिसको औरतें काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, जिसको ये पसंद कर लेता था उससे शादी किसी भी कीमत पर ये करता था। तो राजा कर्ण की जो पत्नी थी कमलाबाई, वो इसको पसंद आ जाती है। तो ये क्या करता है, गुजरात विजय अभियान के बाद जब राजा कर्ण को हरा देता है तो उनकी पत्नी से भी ये शादी कर लेता है। ठीक है, कमलाबाई से भी ये शादी कर लेता है। अब आपने पहले पढ़ा 1296 में जब इसने देवगिरी का अभियान करा तो वहाँ राजा रामचंद्र राय की जो पुत्री थी छत्रपाली से भी इसने विवाह करा था। अब इसने गुजरात में कर्ण को हराने के बाद कमलाबाई से भी विवाह कर लिया। ठीक है, अब ये उससे विवाह करने के पश्चात जब वापस अपने प्रदेश लौट रहा होता है, अपने सल्तनत लौट रहा होता है, तो उसको वहाँ पर एक रास्ते में क्या मिलता है, एक हिंदू हिजड़ा मिलता है। ठीक है, हिंदू हिजड़ा मिलता है जिसका नाम होता है मलिक काफूर। क्या नाम होता है, मलिक काफूर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाद में आप लोग इसके बारे में काफ़ी सारे फैक्ट देखेंगे। अब इसको एक हिंदू हिजड़ा मिलता है मलिक काफूर, तो इससे काफ़ी इंप्रेस हो जाता है। ठीक है, मलिक काफूर से काफ़ी इंप्रेस होता है
तो मलिक काफूर को ये खरीद लेता है, ठीक है। 1000 दिनार में इसको क्या कर लेता है, खरीद लेता है, जिस कारण मलिक काफूर को एक उपाधि मिली थी 1000 दिनारी की। कौन सी उपाधि मिली थी, 1000 दिनारी की उपाधि मिली थी, क्योंकि इसने इसको क्या करा था, 1000 दिनार में खरीदा था। अब जो मलिक काफूर था, बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय अभियान होंगे, तो खिलजी का यह काफ़ी सहयोग भी करता है, ठीक है, काफ़ी क्या करता है, सहयोग करता है। तो जो दूसरा अभियान हम लोग पढ़ते हैं वो है रणथंभौर का अभियान, जो इसने 2 साल बाद कितने में करा, 1301 ईस्वी में करा। जो गुजरात विजय अभियान था वो 1299 ईस्वी में था। अब इसने 1301 ईस्वी में क्या करा, रणथंभौर का अभियान कर दिया। तो देखिए रणथंभौर के अभियान में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रणथंभौर का अभियान करा इसने, तो रणथंभौर कहाँ पड़ता है, हमारा जयपुर में पड़ता है, ठीक है, जयपुर राजस्थान में पड़ता है रणथंभौर। तो उस टाइम पे वहाँ का शासक जो हुआ करता था उसका नाम था हम्मीर देव। क्या नाम था, हम्मीर देव वहाँ का शासक हुआ करता था रणथंभौर का। तो इसने रणथंभौर को जीत लिया था, ठीक है, रणथंभौर को इसने क्या कर लिया था, जीत लिया था। खिलजी ने हम्मीर देव को हरा दिया, ठीक है। और रणथंभौर का जो किला हुआ करता था, रणथंभौर का किला भी इसने जीत लिया। अब रणथंभौर के किले की अगर हम लोग बात करें तो इसका निर्माण किसने कराया था, ये पूछा जाता है। तो हरिराज नामक एक शासक हुआ करते थे, हरिराज नामक शासक ने क्या करा था, रणथंभौर का किला बनवाया था, ठीक है। अब रणथंभौर का अभियान करा इसने, तो रणथंभौर का किला भी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर लिया, जीत लिया। तो ये इसके 3 अभियान कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, 3 अभियान इसने कर दिए, 3 अभियानों में ये जीत चुका है, ठीक है। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का अभियान करा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे राजस्थान को जीतना चाहा था, ठीक है। राजस्थान इसको इतना पसंद आ जाता है कि ये पूरे राजस्थान को जीतना चाहता है। उसके बाद ही क्या कर देता है, चित्तौड़गढ़ का अभियान कर देता है। चित्तौड़गढ़ भी कहाँ पड़ता है, राजस्थान में ही पड़ता है। अब देखिए चित्तौड़गढ़ के अभियान के रिलेटेड ही एक मूवी बनी है पद्मावत करके, ठीक है, आप लोगों ने देखी होगी, 2016-17 में मूवी बनी थी पद्मावत। तो ये चित्तौड़गढ़ के अभियान से रिलेटेड ही है, अलाउद्दीन खिलजी, राणा रतन सिंह, पद्मावती से रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोग चित्तौड़गढ़ के अभियान को पढ़ते हैं। तो चित्तौड़गढ़ का अभियान होता है 1303 ईस्वी में। अब आप लोगों ने ज़्यादातर इसके अभियान देखे होंगे। पहला हुआ 1299 ईस्वी में जो गुजरात विजय हुआ, फिर 1301 ईस्वी में इसने करा रणथंभौर का, ठीक है, फिर इसने 1303 ईस्वी में कहाँ का कर दिया, चित्तौड़गढ़ का अभियान। तो इसने 2-2 साल के अंतराल में ही सारे अपने अभियान करे थे। तो चित्तौड़गढ़ का जब ये अभियान करता है तो वहाँ का उस टाइम पर राजा कौन हुआ करता था, राणा रतन सिंह, ठीक है, राजा राणा रतन सिंह वहाँ के क्या हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। अब देखिए अब ये चित्तौड़गढ़ का अभियान बेसिकली करता क्यों है, इस पर भी एक स्टोरी है जिसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे चित्तौड़गढ़ का अभियान हुआ क्यों था। बेसिकली जो उस टाइम पे वहाँ के राजा हुआ करते थे, राजा रतन सिंह, कौन हुआ करते, राणा रतन सिंह जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, इनकी एक गलती के कारण ही चित्तौड़गढ़ का अभियान हुआ था, ठीक है। अब देखिए इनकी गलती क्या थी। एक बार राणा रतन सिंह के दरबार में एक साधु आते हैं भिक्षा लेने के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना स्टोरी। एक साधु आते हैं राणा रतन सिंह के दरबार में भिक्षा लेने के लिए, लेकिन जो राणा रतन सिंह थे उनको भिक्षा नहीं देता है, ठीक है, भिक्षा नहीं देता है और उसके पश्चात ही इनकी क्या कर देता है, बेइज्जती कर देता है, ठीक है, बेइज्जती कर देता है, बेइज्जती करके अपने दरबार से उनको भगा देता है, ठीक है। अब जो साधु थे, साधु को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उसके पश्चात ही साधु कहाँ चले जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली दरबार चले जाता है, ठीक है, दिल्ली दरबार चले जाता है। क्योंकि जो साधु थे, साधु को पता था कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये स्त्री प्रेमी व्यक्ति हैं, इनको स्त्रियां काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। तो ये इसी का फ़ायदा उठा के अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं साधु। अब साधु अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं और उनको भड़काते हैं, ठीक है। अब इनको भड़काते क्या हैं कि ये बोलते हैं कि राजा साहब आपने क्या बोलते हैं, काफ़ी सारी स्त्रियां देखी होंगी, लेकिन आपने जो राणा रतन सिंह की पत्नी थी जिनका नाम था पद्मावती, ठीक है, एक रानी है बोला चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, राणा रतन सिंह की पत्नी है पद्मावती उनका नाम है, उनसे खूबसूरत औरत आपने कहीं देखी नहीं होगी। इस तरीके से उसको भड़काता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको हासिल कर लेते हैं, वो राणा रतन सिंह के दरबार में रहने लायक नहीं है, उस रानी को आपके पास होना चाहिए। इस तरीके से वो जो साधु था उसने अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी ज़्यादा भड़का दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वो पहले अभियान नहीं करता, ठीक है, अभियान नहीं करता, वो क्या कर देता है, सिर्फ उसको देखना चाहता है, ठीक है। जो पद्मावती होती है उनको एक बार दीदार करना चाहता है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने क्या करा,
अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेज दी वहाँ, ठीक है, अपनी सेना भेजी चित्तौड़गढ़। तो जैसे ही वो अपनी सेना लेके चित्तौड़गढ़ पहुँचते हैं तो वो उसके गेट पर पहुँचते हैं, जो उनका दरवाज़ा होता है, गेट होता है, मतलब उनके दरबार के बाहर पहुँचते हैं। तो राणा रतन सिंह को पता चलता है तो अपने सेनापति, जिसका नाम क्या होता है, बादल होता है, ठीक है, बादल को उसके पास भेजता है, ठीक है। किसके पास भेजता है? अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसके पास भेजता है, जो राणा रतन सिंह का क्या था, सेनापति था, ठीक है। राणा रतन सिंह ने अपने सेनापति बादल को भेजा इसके पास। अब बादल को भेजा तो खिलजी ने राणा रतन सिंह को बोला कि देखिए, हम आपकी पत्नी का दीदार करना चाहते हैं, आपकी पत्नी को देखना चाहते हैं। तो राणा रतन सिंह मना कर देता है, ठीक है। राणा रतन सिंह मना कर देता है क्योंकि ये चाहता है कि मतलब यार, अपनी पत्नी को कौन ही किसी को ऐसे देना चाहेगा, दिखाना चाहेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी इसको बोलता है, या तो अपनी पत्नी का दीदार करा दो या फिर हमसे युद्ध कर लो। अब राणा रतन सिंह बोलता है कि अब बात आ गई है बीबी की, ठीक है, अब यहाँ पर बीबी की बात आ गई है तो हम तो डरने वाले नहीं हैं, अब हम करेंगे युद्ध। तो ये युद्ध करते हैं, ठीक है, युद्ध कर देते हैं। तो युद्ध में ये राणा रतन सिंह हार जाता है, ठीक है। युद्ध करने के पश्चात क्या हो जाता है, राणा रतन सिंह हार जाता है, लेकिन ये राणा रतन सिंह को मारता नहीं है। लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी भी मतलब उसने ज़बरदस्ती हासिल नहीं करा। वो भी मतलब एक अक्खड़ राजा हुआ करता था। वो बोल रहा था कि पद्मावती जो रानी थी, रानी खुद मेरे पास चलकर आएंगी, ठीक है, खुद मेरे को दीदार कराएंगी, तब मैं उनको हासिल करना चाहूँगा, वरना मेरे को नहीं करना है। तो पद्मावती उनके पास नहीं जाती। तो अब देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी होता है, ये राणा रतन सिंह को काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, प्रेस करता है, मतलब इसको फोर्स करता है कि आप अपनी पत्नी को मनाओ कैसे भी, वरना हम आपको मार देंगे। अब राणा रतन सिंह थोड़ा सा डर जाता है, तो ये क्या कर देते हैं कि डायरेक्ट अपनी पत्नी को नहीं दिखाते। अब देखिए, पानी का एक बहुत बड़ा सा तालाब होता है, कुआं होता है, जो भी होता है, तो उस पर मतलब क्या करते हैं, ये यहाँ पर सामने, तालाब के सामने पर एक दर्पण रख के, दर्पण में उसका प्रतिबिंब ऐसे बना के, तालाब से रिफ्लेक्शन ऐसे करके इसको दर्पण में दिखाता है, ठीक है। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी उसको जैसे ही देखता है तो ये दर्पण में देखने के पश्चात ही उसको उस पर क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। जो स्त्री इतनी ज़्यादा दर्पण में इतनी खूबसूरत लग रही है तो सामने पे देखने में कितनी खूबसूरत लगेगी, इस तरीके से वो सोचता है। तो ये भी अब बिल्कुल ही अक्खड़ हो जाता है कि अब वो मेरे को चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी भी अडिग हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, राणा रतन सिंह को कैद करके अपने साथ दिल्ली लेकर चले जाता है। कि ये बोलता है कि मैं चाहता तो रानी पद्मावती को ज़बरदस्ती कैद करके या ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रानी पद्मावती खुद मेरे पास चल कर आए, इसीलिए वो क्या करता है, राणा रतन सिंह को कैद करके दिल्ली ले जाता है। अब देखिए, राणा रतन सिंह के बारे में बात करें, जो इनकी पत्नी थी रानी पद्मावती, ठीक है, ये बेसिकली श्रीलंका की राजकुमारी हुआ करती थी, ठीक है, श्रीलंका की राजकुमारी हुआ करती थी। अब देखिए, इनका भी काफ़ी टाइम तक लव स्टोरी चलती है, राणा रतन सिंह और पद्मावती की भी काफ़ी लंबी स्टोरी रहती है। ये भी इनका प्रेम हुआ करता था। इन्होंने जो श्रीलंका वाला क्षेत्र था वहाँ पर इन्होंने क्या करा था, आक्रमण करके उनको जीत के लाया होता है, मतलब अपने प्रेम के खातिर उन्होंने वहाँ पर आक्रमण करके जीत के लाया होता है। तो श्रीलंका में जो सिंघल था, सिंघल इनका प्राचीन नाम होता है, तो वहाँ की ये राजकुमारी हुआ करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से वो वहाँ से जीत के लाया होता है। लेकिन देखिए, अब राणा रतन सिंह को लेके अलाउद्दीन खिलजी चले जाता है दिल्ली दरबार। अब वो बाद में बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को भेजता है वहाँ और बोलता है कि पद्मावती आपको बुलाया गया है, आप जल्दी से सज धज के दिल्ली दरबार, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जल्दी ही आप वहाँ पर आ जाइए। तो जो रानी पद्मावती होती है वो क्या करती है, वो अपना दिमाग लगाती है। उन्होंने क्या करा, 1000 पालकियाँ तैयार करी। कितनी? 1000 पालकियाँ तैयार करी। सारे पालकियों को सजा धजा के अपने सैनिकों को बैठा दिया उसके अंदर, ठीक है। 1000 पालकियों के अंदर क्या कर दिया, सैनिकों को तलवार हलवार अपने हथियारों के साथ अंदर बैठा दिया। और रानी पद्मावती गई ही नहीं, ठीक है, वो खुद अपने घर पे बैठी रही। बाकी अपने 1000 पालकियों को सजाकर उसके अंदर सैनिकों को बैठाकर उन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली दरबार भेज दिया। अब जैसे ही पालकियाँ पूरी सेना के साथ दिल्ली दरबार पहुंचती है
तो पालकियों को देखकर अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी खुश हो जाता है। ठीक है, काफ़ी खुश हो जाता है। तो वो देखता है कि इतनी सारी पालकियाँ आ रही हैं, तो खुशी के मारे बिना हथियार के, बिना अपनी सिक्योरिटी के क्या कर देता है, पालकियों की तरफ दौड़ लगा देता है। जैसे वो दौड़ता है वहाँ की तरफ, जो पहली पालकी होती है उसका जो आगे पर्दा होता है उसको हटाता है जैसे अलाउद्दीन खिलजी, तो वहाँ से सैनिक निकलता है और उस पर अटैक कर देता है। पीछे से जो अलाउद्दीन खिलजी के क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के जो वो हुआ करते थे सेनापति लोग, उसके सैनिक, वो तब तक आकर उसको बचा लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी गुस्सा आता है कि मेरे साथ धोखा हुआ। तो फिर अपना पूरा सूट बूट पहन के, अपना तलवार अलवार लेके, अपना पूरा वो करके जितने भी सैनिक थे सबको मार देता है। ठीक है, सबको मार देता है। 1000 जितनी पालकियों में आए थे सबको मार देते हैं। अब जो राणा रतन सिंह था, अब देखिए इसको पहले ही ये रिहा कर चुका होता है। ठीक है, दिल्ली दरबार लेके उसको जेल में कैद करा होता है उसने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। जैसे इसको पता चलता है कि 1000 पालकियों के साथ रानी पद्मावती आ रही है, तो खुशी के मारे राणा रतन सिंह को ये पहले ही वहां से रिहा कर देता है और राणा रतन सिंह सीधे अपने राज्य चित्तौड़गढ़ चले जाता है। ठीक है, तो वापस चित्तौड़गढ़ जाता है। तो वहां पर उसका जो सेनापति हुआ करता था काले खां, ठीक है, काले खां नामक एक क्या हुआ करता था, इसका सेनापति हुआ करता था राणा रतन सिंह का। काले खां ने क्या कर लिया था, पूरे मतलब चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था, क्योंकि वहां उस टाइम पर राजा हुआ नहीं। ठीक है, राजा था नहीं वहां, तो काले खां ने वहां पर अधिकार कर लिया। अब अधिकार कर लिया और रानी को कहने लग गया कि आप मेरी रानी बन जाओ। तो जो रानी थी वो तो रतन सिंह से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती थी। ठीक है, पद्मावती क्या करती थी, राणा रतन सिंह से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती थी। तो वो तो काले खां अपने सेनापति के साथ विवाह नहीं कर सकती थी, तो वो क्या कर देती है, जौहर कर देती है। जौहर का मतलब होता है कि आग में कूदकर अपनी जान दे देती है। ठीक है, आग में कूदकर रानी पद्मावती ने क्या कर ली, जौहर कर लिया, अपनी जान दे दी। अब जैसे राणा रतन सिंह को पता चलता है कि उनकी पत्नी ने क्या कर लिया, जौहर कर लिया है, आग में कूदकर जान दे दी है, और काले खां ने पूरा राज्य अपने अधिकार में कर लिया है। तो राणा रतन सिंह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो वो क्या करता है, काले खां पर अटैक कर देता है और काले खां को मार देता है। ठीक है, काले खां को मार देता है। लेकिन राणा रतन सिंह भी उस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। तो घायल होने के कारण, क्योंकि काफ़ी टाइम से कैद भी था, तो उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। ठीक है, उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी, काफ़ी कमज़ोर हो गया था। तो इस कारण, वो घायल होने के कारण ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि राणा रतन सिंह को काले खां ने मारा या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने मारा। तो राणा जो रतन सिंह थे, इनको किसी ने नहीं मारा था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इनमें से कोई नहीं करके, तो इनमें से कोई नहीं पे टिक करना। अगर काले खां भी ऑप्शन में है और अलाउद्दीन खिलजी भी ऑप्शन में है और कोई तीसरा व्यक्ति है और चौथा ऑप्शन दिया है कोई नहीं, तो कोई नहीं पे टिक करना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं मारा था, ना ही काले खां ने मारा था। राणा रतन सिंह खुद ही युद्ध में घायल होने के पश्चात ही मरे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती थी। तो पति की मृत्यु के बाद पद्मावती ने जौहर कर लिया और राणा रतन सिंह की भी मृत्यु हो गई, अलाउद्दीन खिलजी। इस तरीके से यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ का अभियान था, ये इस तरीके का पूरा एक सिस्टम जो भी था, मतलब सिस्टमेटिकली तरीके से मैंने आपको स्टोरी बेस्ड में पूरा समझा दिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण विजय अभियान। लेकिन ये जो टॉपिक होगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आने वाला जो अगला सेशन होगा उसमें हम लोग करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाते हैं, इसीलिए मैं आपको इसको अगले टॉपिक में क्लियर करा दूंगा। तो होप करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।